हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम सी टेट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो सी टेट TSSB साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे पहला ऑप्शन पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, दूसरा कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, तीसरा व्याख्या विधि से पढ़ाया जाए, या चौथा क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो बताएं बच्चों, कौन सा आंसर होगा इसका। तो अगर हम बच्चे को क्रिया करके पढ़ाएं तो ज़्यादा बेटर होगा और वो ज़्यादा सीख पाएगा। ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन, कक्ष में शिक्षक पढ़ाया करता है। क्या करता है भाई? अध्यापक कक्ष में छात्रों को अनुभव प्रदान कराता है। दूसरा, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, बिल्कुल सहायक वातावरण देगा, वार्तालाप करेगा, एक दूसरे से क्वेश्चन करेगा, छात्रों को चिंतन का अवसर देने का, उन्हें अवसर भी देगा बोलने का, एक्टिविटी करने का। लास्ट में है उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें एक अध्यापक क्लास में कराता है। ठीक है भाई। आगे थर्ड क्वेश्चन, शिक्षक के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। वह शिक्षक के कौन कौन से मुख्य उद्देश्य हैं? पहला उद्देश्य है बालक में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। देखो भाई, टीचर का पहला ही शिक्षा के दो प्रमुख लक्ष्य क्या हो सकते हैं? एक तो शिक्षा, जब बच्चा पढ़ेगा तो उसे सब्जेक्ट का ज्ञान हो जाएगा और मानसिक विकास भी हो जाएगा उसका। दूसरा, विषयों का ज्ञान देना, विषयों का ज्ञान परीक्षा के लिए तैयार करना। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई ज्ञान तो होगा लेकिन परीक्षा के लिए ही तैयार होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं। विषयों का ज्ञान देना व उनको कंठस्थ करना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे शब्द आया कंठस्थ करना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, उसका उद्देश्य ही नहीं है। और चौथा है विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना। अब देखो भाई, इनमें से दो हो सकते हैं जो आपको लग रहे हों शायद। एक तो ये बालक में विषयों का ज्ञान, फोर्थ वाले में भी विषयों का ज्ञान देना, यहाँ तक सेम है। वह एक में लिया है उन्होंने मानसिक विकास होना और एक में है व्यावसायिक कौशल का विकास होना। व्यावसायिक मतलब उसके काम काज में उस चीज़ का बेनिफिट होना। तो इन दोनों में इम्पोर्टेंट होगा उस बच्चे का मानसिक विकास होगा। क्या होगा भाई? मानसिक विकास हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हम आगे करते हैं, चौथा क्वेश्चन करते हैं अभी। देखिए, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। जो अधिकांश बच्चे हैं वो अपनी मातृभाषा कब सीख लेते हैं भाई? 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, या 2 वर्ष की आयु में। ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो अपनी मातृभाषा कब सीख जाते हैं? देखो भाई, 1 वर्ष की आयु में, तो 1 साल की उम्र में तो बच्चा नहीं सीख पाएगा अपनी मातृभाषा बोलना, क्योंकि 1 साल में तो बच्चा बोलना ही आरंभ कर पाता है, तो मातृभाषा तो नहीं सीख पाएगा। 4 वर्ष की आयु में सीख सकता है। देखिए, 6 वर्ष की आयु में या 2 साल की आयु में। तो मोस्टली बच्चे, ज़्यादातर बच्चे प्ले स्कूल में जाना स्टार्ट कर देते हैं 4 साल की उम्र में, जो कि वो मातृभाषा में बोलना स्टार्ट कर देते हैं।
आगे है भाई 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यकता है। भाई 6 से 11 वर्ष तक के आयु वर्ग के छात्रों को किस चीज़ की आवश्यकता है? कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता की, किस आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की। देखिए सभी चीज़ें ये इंटरलिंक हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इसलिए इसका आंसर 4th हो जाएगा। इन सभी चीज़ों की ही आवश्यकता बच्चे को होती है। ठीक है भाई, आगे देखिए बच्चों, आगे क्वेश्चन है, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, तो बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन कब करेगा भाई? 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में या 24 माह की आयु में ईर्ष्या। तो बच्चा 1.5 साल का बच्चा आरंभ कर देता है। तो इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। इससे आगे वाला क्वेश्चन है आपका 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषता निम्नलिखित हैं, जो 6 से 11 वर्ष की जो आयु है उसमें वर्ग के बच्चों की विशिष्ट निम्नलिखित हैं। पहला है, बालक स्वाभाविक व सक्रिय अधिगमकर्ता होता है। जी बिल्कुल होता है। दूसरा ऑप्शन है, सीखने के लिए शिक्षक पर निर्भर रहता है। नहीं, सीखता तो वो जीवंत यानी रोजाना ही कुछ ना कुछ है, तो टीचर पे निर्भर नहीं रहता। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चे जो हों शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त तो करते हैं। बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। जब तक बच्चा रुचि नहीं रखेगा तो वह उस सब्जेक्ट को या उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। तो इन चारों में सबसे सटीक आंसर है, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होता है। क्या होता है भाई? ठीक है भाई बच्चों, यहाँ तक। अब देखिए बच्चों, 9वां क्वेश्चन करेंगे हम। सृजनशील बालक के बारे में, सृजनशील बच्चे के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब यहाँ देखना भाई बच्चों, यहाँ पे एक लाइन दी है इसने, हमें क्या बताना है? नहीं है। अब यहाँ पे सृजनशील बच्चे का, सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं। बिल्कुल सही है, होते हैं। यहाँ तो नहीं में देना, लेकिन यहाँ तो होते हैं। ये तो सृजनशील बालक साहसी नहीं होते हैं। क्या सृजनशील बच्चे साहसी नहीं होते? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वह साहसी हों। सृजनशील बालक बहुमुखी, बहुमुखी बिल्कुल होता है। चारों तरफ अपना हर सब्जेक्ट में वो अच्छे होते हैं। महत्वाकांक्षी, सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन साहसी भी होता है, इसमें लिखा है नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। ठीक है भाई बच्चों, आगे देखो भाई। आगे क्वेश्चन है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। नए ज्ञान की प्राप्ति किस चीज़ से होती है भाई? ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, ज्ञान के द्वारा होगा भाई। रटने के द्वारा, रटने से तो नए ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। भाई जब हमें अनुभव होगा, कोई नई नई चीज़ें हम देखेंगे, हमारे साथ कोई ना कोई बात होगी या किसी दूसरे को हम देखते हैं, तो उनसे हम क्या सीखते हैं? नई नई चीज़ें सीखते हैं।
तो उनसे क्या होगा, हमारा न्यू न्यू ज्ञान बढ़ेगा, प्राप्ति होगी उस चीज़ की। ठीक है भाई दोस्तों, ऐसे ही आपको हमारे साथ बने रहना है और अपने क्वेश्चंस करते रहना है, जिससे कि आप किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। शिक्षण एक प्रक्रिया है। जो शिक्षण है वो कैसी प्रक्रिया है? शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, भाई शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता जो होता है, जो बच्चा होता है, ठीक है, को ज्ञान के स्थानांतरण, उनका स्थानांतरण, उसकी अधिगम को निर्देशित करने की, जो अधिगम है उसका लर्निंग है, अधिगम माने लर्निंग, सीखना, उसको निर्देशित कर देता है, या अनुदेशन देने की, या अनुदेशन देता है, बस डायरेक्शन देता है। शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की, जो शिक्षण है, जो सीखने की चीज़ें हैं, उसको सरल बना देता है। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे हम ही आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, शिक्षण, जो आपकी शिक्षा है उसको, क्वेश्चन है उसको सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यही शिक्षण एक प्रक्रिया है, यही एक प्रक्रिया है। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। जो छोटा बच्चा है उसका सामाजिक विकास वास्तव में कब प्रारंभ होता है भाई? विद्यालय पूर्व अवस्था में, विद्यालय से पहले, शिशुअवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, या उत्तर बाल्यावस्था में? जो बच्चा है वो समाज से कब जुड़ता है? पूर्व बाल्यावस्था में। कब जुड़ेगा भाई बच्चों? पूर्व बाल्यावस्था में जुड़ेगा भाई। ग्रुप, जिसको आप कहते हैं ग्रुप स्टडी करेगा, खेलेगा कूदेगा, ग्रुप, अपना लड़के अलग अलग ग्रुप और लड़कियां अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं, वो यहाँ पे वो बात कही गई है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आया भाई, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी होगी भाई? प्रयास व बोल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्या विधि, या खेल विधि? देखिए भाई, प्राइमरी लेवल पे जो छोटी कक्षाएं होती हैं, पहली से 5वीं तक, उसमें बच्चों को कैसे सिखाया जाता है? खेल खेल में शिक्षा। कैसे? खेल खेल में शिक्षा। तो खेल विधि के द्वारा उन्हें सिखाया जाता है। आगे देखिए, आगे देखिए भाई, भारतवर्ष के प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। जो भारतवर्ष है उसमें प्राइमरी जो शिक्षा है हमारी, वो किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा बल देती है? बोध का विकास करने में। दूसरा भाई, आध्यात्मिक पक्ष पर बल देती है। तीसरा, विवेचनात्मक चिंतन का विकास करती है। रटने को प्रेरित करती है। जो हमारी अभी भारत में प्राइमरी शिक्षा, अभी जो शिक्षा है वो मोस्टली रटने पे निर्भर है। उसी को चेंज करके खेल विधि को प्रेरित किया जा रहा है, उसी चीज़ को चेंज किया जा रहा है। शिक्षा NPE 2020 और आपने 2009 पढ़ा होगा, उसमें पहले क्या होता था कि किताब, आपको किताब से ही क्वेश्चन आते थे और उसी से किया जाता था। लेकिन अब क्या है कि उसे दैनिक जीवन से जोड़ा जा रहा है बच्चे को, जिससे कि वह बच्चा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किताब में ही अच्छा है तो अपनी लाइफ में अच्छा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है। जो शिक्षण है वो और अधिक
प्रभावी हो सकते हैं। कब होगा भाई प्रभावी? छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए। जो छोटे बच्चे हैं उनको काम करने की खुद की निर्णय दिया जाए, उन्हें कहा जाए कि बेटे आप ये काम कर सकते हो, तो उससे क्या होगा कि उनका विकास और ज़्यादा होगा। छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित तो नहीं होना चाहिए। शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए। जो शिक्षक है वो तथ्यों की व्याख्या नहीं, उसे व्याख्या नहीं करना चाहिए, बच्चे को ही सोचने देना चाहिए। शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे नहीं, निर्देशित भी नहीं करना चाहिए भाई। किसी चीज़ का किसी में अच्छा वो है, किसी का किसी में, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। आगे देखिए दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन है हमारा, आगे वाला क्वेश्चन है अधिगम एक प्रवृत्ति है। अधिगम कैसी प्रवृत्ति है? अधिगम माने लर्निंग। आपको बार बार ये बात बताई जा रही है। पहला ऑप्शन तथ्यों को याद करने की जो लर्निंग है वो तथ्यों को याद कर ले, या पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की, या अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। देखिए दोस्तों, जब उसे अपने अनुभव से वह किसी कार्य को करेगा तो वही तो अधिगम की एक प्रक्रिया है। ये पहले भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया था अधिगम से रिलेटेड, अगर आपको ध्यान हो तो। आगे आते हैं भाई, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी हो सकती है भाई? सोचिए, जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो सकती है? 130 हो सकती है, 140 हो सकती है, 125 हो सकती है, 120 हो सकती है। प्रतिभाशाली बच्चा इनमें से कौन सा होगा? देखिए, इसमें से 120 प्लस सारे ही होंगे, लेकिन इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा 125। ठीक है भाई दोस्तों, ऐसे ही आगे देखिए, यहाँ तक शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे और आपको अच्छे क्वेश्चंस लग रहे होंगे। ये विद्यार्थियों का विकास निर्भर करता है। जो विद्यार्थी हैं उसका विकास इनमें से किस पर निर्भर करता है भाई? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पे ही, जो आप लोगों को बता देते हैं, दोनों ही आपके 50-50% है। तो इसका आंसर वंशानुक्रम और वातावरण रहेगा। तो ये दोनों ही चीज़ें तीसरी लाइन में दी हुई हैं, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसमें कोई खास लगता है कि आपको दिक्कत नहीं आई होगी। आगे वाला क्वेश्चन है, उत्तम शिक्षक वह है जो, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो छात्र में वांछित व्यवहार परिवर्तन करता है, मौखिक रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, सूचनाओं का वर्णन करता है, पाठ्यचर्या को संप्रेरित कर देता है। देखिए भाई, अच्छा टीचर कौन सा होगा? मौखिक रूप से ज्ञान प्राप्त कर दे, जो सिर्फ वाणी से अच्छा ज्ञान दे, या सूचनाओं का वर्णन कर दे, या सिर्फ सूचनाएं दे दे, या पाठ्यचर्या की संप्रेषित कर दे, उसको बता दे। नहीं, छात्र में जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें व्यवहारगत परिवर्तन ला दे, वह एक अच्छा शिक्षक है। ठीक है भाई दोस्तों, इसी प्रकार आपको क्वेश्चंस करने होंगे, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे बच्चों, और आप इजीली किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्राइमरी स्तर पर
अनुदेशन होना चाहिए। जो प्राइमरी स्तर है उसमें अनुदेशन कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित बिल्कुल नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, छात्र केंद्रित बिल्कुल, शिक्षक व पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो दोस्तों जो प्राइमरी छोटा लेवल होता है उसमें अनुदेशन जो देते हैं हम छात्र केंद्रित देते हैं, जो बच्चा सीखना चाहता है, क्योंकि हम खेल खेल में शिक्षा सिखा रहे हैं ना उसमें, तो खेल खेल में शिक्षा छात्र केंद्रित है। और बड़ी क्लासेस में आप कह सकते हैं कि शिक्षक केंद्रित हो जाता है, या पाठ्य पुस्तक, जो कि अगर यह है अपर प्राइमरी की बात करता तो शिक्षण एवं पाठ्य पुस्तक केंद्रित, यह वाला आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, प्राइमरी लेवल की बात की है तो इसका आंसर वह रहेगा। आगे देखिए दोस्तों, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? भाई लर्निंग के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम के लिए इनमें से स्वानुभव होना चाहिए बिल्कुल, स्वचिंतन वो भी होना जो बहुत ज़रूरी है, स्वक्रिया वो भी इम्पोर्टेंट है, और लास्ट में उपरोक्त सभी बचा। तो सीखने के लिए हमें ये तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। और अब देखिए आप, तो अभी आपको थोड़ा सा ये हो गया दोस्तों, 1 मिनट के लिए रुकिए, उस चीज़ के लिए हमें आप पे खेल है। और अब देखिए बच्चों, अब हम उसी कार्य को फिर से करते हैं। देखिए क्वेश्चन को बड़ा करते हैं। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है। जो 6 से 11 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए सीखने के लिए क्या आवश्यक चीज़ें हैं? मूर्त क्रियाओं अनुभव की मूर्त जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो चीज़ें हमें उनके बारे में सीखना और उन पे अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण या जो टीचर ने ज्ञान दिया सिर्फ वही नहीं, रटने के लिए बिल्कुल नहीं, कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा वो भी नहीं। तो एक ही क्वेश्चन हमारे पास इसमें बचता है जो है फर्स्ट, वह सही। ठीक है भाई बच्चों, आगे देखिए, इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे शायद। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज लिख के भेजिए। निम्न में से किसकी भूमिका पूर्ण बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अब देखिए भाई, निम्न में से, इनमें से, ऐसे पढ़िए, निम्न में से यानी इनमें से किसकी पूर्व बाल्यावस्था में, जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। छोटा बच्चा होता है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है भाई, तो अध्यापक की होती है नहीं, क्योंकि उस टाइम तक वो स्कूल में नहीं होता। संगी साथियों की, तो ग्रुप में तो बाल्यावस्था में होता है, मूर्त बाल्यावस्था में, यानी उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं आप उसे। पड़ोसियों की, तो उनसे भी इतना वो नहीं होता, तो सबसे ज़्यादा वो किससे घुल मिल के रहता है? अपने माता पिता से। किससे बच्चों? माता पिता से। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है? विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानक विज्ञान, या उनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षा है वो किस चीज़ का विज्ञान है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, व्यवहारिक विज्ञान है। क्या, कौन सा विज्ञान है बच्चों? व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस
एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है और आप लोगों को विचलित करता रहता है, लेकिन आप लोगों को विचलित बिल्कुल नहीं होना, हमारे साथ बने रहें। व्यक्तिगत मापन का शाही डब्बा परीक्षण है। क्वेश्चन है भाई, व्यक्तित्व, जो आपका व्यक्तित्व है उसका मापन का शाही डब्बा परीक्षण इनमें से कौन सा है? आत्मनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। देखिए भाई, शाही डब्बा परीक्षण जांच का ही एक, जब हम एक कार्बन शीट होती है उसके नीचे उस पर लिखते हैं तो उसके नीचे वैसी ही लिखावट हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी भी पेज के पीछे नीचे कार्बन लगाइए और कार्बन उसके नीचे एक पेज रख दीजिए, तो जो आप ऊपर वाले पेज पे लिखेंगे ऐसे ही नीचे वाले पेज पे आ जाएगी लिखाई। तो उसे उस प्रकार ही, तो वो किस चीज़ के लिए है? परीक्षण के लिए। ठीक है भाई, आगे देखिए। आगे हमारा क्वेश्चन है, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम, जो 6 से 11 साल का अधिगम है वो कैसा होना चाहिए? ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया, जो ज्ञान है निर्माण की कंटिन्यूटी प्रक्रिया, निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ रटना शब्द आ गया वो तो हो ही नहीं सकता, तो इसे तो आप नेगेटिव कर दीजिए। कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया। ओनली पाठ्य पुस्तक से भी क्वेश्चंस नहीं निकलेगा। कक्ष में सिर्फ सुना तो उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो ज्ञान है उसको कंटिन्यू बढ़ाए रहने की अधिगम, लर्निंग प्रोसेसिंग, ये है। अब आगे देखिए भाई, आप शायद इजीली इन क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, बालकों में अधिगम, बच्चों में अधिगम कैसे होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं किसी भी एज के, तो उनमें लर्निंग कैसे होती है? ज्ञान को रटने से, किसी चीज़ को रट के तो ज्ञान होगा ही नहीं होगा ना बच्चों। पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होता है, खाली पाठ्य पुस्तक के पढ़ने से भी नहीं हो सकता। शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है। सबसे ज़्यादा किससे हुआ? क्रिया करके। जब हम कोई कार्य करते हैं, तब एक्टिविटी करते हैं, तब हमें सबसे ज़्यादा अधिगम प्रोसेसिंग होती है। तभी कहते हैं ना कि किसी चीज़ को आप लिखकर याद कीजिए तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो इसीलिए वो चीज़ बोली जाती है ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से कर सकें। आगे क्वेश्चन देखिए भाई, अधिगम प्रभावशाली रूप से में होता है। जो अधिगम है वो प्रभावशाली रूप में कब होगा? अब देखिए, इसमें दिया हुआ है आपको, बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए। बिल्कुल करना पड़ेगा भाई, अधिगम प्रभावशाली रूप में तभी होगा ना जब वो तत्पर होगा। बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराए। बिल्कुल भाई। अब देखिए, आप लोगों ने कोई भी चीज़ जब आप तक आप तत्पर नहीं होंगे तो आप सीख नहीं सकते, और उस चीज़ को दोहराते नहीं रहेंगे तब भी वो चीज़ याद नहीं रहेगी और आप भूलते रहेंगे। बच्चा संतुष्ट अनुभव करे। अगर उसने वो चीज़ याद की और उसे याद हुई तो उसे संतुष्ट होना चाहिए। बच्चा उपरोक्त सभी करे। देखिए भाई, ये सभी चीज़ें उसे करनी पड़ेंगी, क्योंकि अधिगम प्रभावशाली रूप में इन तीनों ही चीज़ों में होता है। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है बच्चों।
बुद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे फिर से एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, नहीं शब्द दिया, ठीक है, इसे समझना है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, जो अभिवृद्धि होती है वो शारीरिक होती है, हाँ बिल्कुल होती है। अभिवृद्धि मात्रात्मक भी होती है और अभिवृद्धि को आप माप भी सकते हैं, लेकिन अभिवृद्धि जीवंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। यहाँ बुद्धि की बात हो रही है, इनमें से सही नहीं है, तो वो चीज़ पूरी जिंदगी वृद्धि नहीं चलती भाई, ठीक है। विकास पूरी ज़िंदगी चलता है और वृद्धि 18 साल की उम्र में आके रुक जाती है, ठीक है भाई। अभी देखिए साहब, आगे आपको बता देते हैं इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा इधर करके आपको समझा देते हैं बच्चों। कितना? 18 साल, ठीक है भाई। 18 वर्ष में साल में रुक जाती है, ठीक है भाई। ये तीनों ही चीज़ें, ठीक है। ये किसका भाग है? ये विकास का। ये किसका भाग है? विकास का। ठीक है भाई, ये किस चीज़ का? वो है विकास का। और ये तीनों चीज़ किसकी हैं? वृद्धि की। तो इसका मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है? फोर्थ, ठीक है भाई। इसी प्रकार आप लोग हमारे साथ बने रहें और अच्छी वीडियो लगे तो अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें हमें, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार हम कल नई वीडियो लेके आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे सिलेक्ट करके, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस, जिससे कि आपको पास करने में बड़ी ही आसानी मिले। चलो दोस्तों, कल मिलते हैं।